तो सबसे पहले टुडे लेट्स स्टार्ट ग्रामर एंड टॉपिक है टेंस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेंस। टेंस को हम पढ़ने वाले हैं। इस स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है, आपके पास दिखाई दे रहा है, श्री आपको दिख रहा है, एवरीथिंग इज ओके। टेंस को हम पढ़ेंगे। टेंस आपके पास तीन प्रकार के टेंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो टेंस को पढ़ते समय हमें वर्ब के फॉल्ट को भी समझना होगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हमको करेक्ट फॉर्म फिलअप करने में, जो 10th बोर्ड में जो पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पिछले बार का पेपर आपने देखा, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें बिल्कुल एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ओके। तो टेंस का जो पार्ट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। आपने टेंस को पहले भी पढ़ा होगा। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? देखिए बच्चों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपके पास आता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। सेकंड पास्ट टेंस, और थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस। दीज आर द 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये आपको नाम से ही डिफाइन है कि कौन सा काम किस टेंस में होना है। प्रेजेंट टेंस की वर्तमान काल है जो एक प्रेजेंट को डिनोट करता है। पास्ट टेंस जो कि भूतकाल के यानी कि हमारी पास्ट एक्शन को डिनोट करता है। और फ्यूचर टेंस आने वाले फ्यूचर की कल क्या होगा। तो आपको यह समझना होगा कि आपके हाथ में क्या है। आपके पास प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर आपके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो डोंट थिंक अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर एंड ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रेजेंट एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आपके पास है। अंडरस्टैंड? यस। तो ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहले इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहले यानी कि कितने, एक टेंस के एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। विच आर द 4 पार्ट्स? उन 4 पार्ट को हम क्या कहेंगे? पहला पार्ट जैसे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होता है। सेकंड पार्ट आपका होता है कंटिन्यूस। कौन सा होगा? कंटिन्यूस। यानी सबसे पहले इंडेफिनिट आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस प्रकार से एवरी टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। ये आपको जानकारी में है। सेकंड पार्ट आपका आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होता है कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस क्या करता है? लगातार कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क को डिनोट करेगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, जब कार्य लगातार होता है तो आपको उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जहां पर यूज होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में थर्ड पॉइंट जो आपका है, थर्ड जो टाइप है वह है आपका परफेक्ट। परफेक्ट, ठीक है। थर्ड प्रकार कौन सा है? थर्ड टाइप परफेक्ट है। जैसे भी जुड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट में ऐड होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको पहले से भी होगी, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू कैन कॉल इट आल्सो प्रेजेंट सिंपल। जैसे पास्ट इंडेफिनिट होगा तो यू कैन कॉल इट आल्सो पास्ट सिंपल। तो इंडेफिनिट को हम सिंपल ही कहेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर सिंपल भी कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, फ्यूचर सिंपल भी कह सकते हैं, और उसको आपको पास्ट सिंपल भी हम कह सकते हैं। लेकिन नाम इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट को सिंपल भी कहेंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में। तो इसका थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट हो गया इंडेफिनिट, सेकंड हो गया कंटिन्यूस, और थर्ड हो गया आपके पास परफेक्ट। अंडरस्टैंड? और फोर्थ पार्ट जो आता है वह है आपका परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस।
यानी जैसे प्रेजेंट में ऐड होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस प्रकार के दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ एवरी टेंस। तो कुल मिला के 12 टेंस आपके सामने होंगे। तो ये 4 प्रकार आपको याद करने पड़ेंगे, और इन चारों ही प्रकार में फिर 4 प्रकार की सेंटेंस में जो करेक्ट फॉर्म आपका एग्जाम में आता है, तो करेक्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास यहां पर सेंटेंस भी मिलेंगे बेटा। सेंटेंस कितने मिलेंगे आपको? सेंटेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। ऑन द फोल्ड ऑफ द टेंस जो स्ट्रक्चर हमको याद रखना है, जिसमें आपको सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में फिलअप करना होगा। तो जब सेंटेंस को हम करेक्ट फॉर्म में फिलअप करते हैं तो 4 प्रकार के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट होता है आपका अफर्मेटिव। फर्स्ट सेंटेंस का जो प्रकार है आपका सेंटेंस, फर्स्ट आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको आप सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट आल्सो सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप सिंपल भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, एजर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसके नाम अलग अलग है, लेकिन है एक बात, यानी सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी कॉल्ड आल्सो सिंपल सेंटेंस। अंडरस्टैंड? इसको सिंपल भी कहेंगे। विक्रम आवाज आ रही है आपके पास? ठीक है, तो अफर्मेटिव को हम सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे बेटा, तो ध्यान रखना इनको। सिंपल सेंटेंस के बाद में सेकंड सेंटेंस आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव नकारात्मक, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ये सिंपल सेंटेंस हुआ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसके बाद सेंटेंस को अगर नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर, तो ये होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम मना करते हैं। मना करने वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, सेकंड सेंटेंस आपका नेगेटिव है, और इसके बाद में जो आपका थर्ड सेंटेंस है वह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव। 2 प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं। एक तो स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट्स विद एनी क्वेश्चन वर्ड। 2 प्रकार के इंटरोगेटिव आपके सामने होंगे। तो थर्ड टाइप में आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। अंडरस्टैंड? और फोर्थ टाइप आपके पास जा रहा है इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, ये 2 प्रकार इसमें इंक्लूड होते हैं। प्रश्नवाचक भी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दीज आर द 4 सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसको हम इंटरोगेटिव यानी नकारात्मक समझेंगे होता है। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव ही है। आपका जो सेंटेंस है फोर्थ दे रहा, ये 4 प्रकार के सेंटेंस हो गए आपके पास। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ है आपके पास, अफर्मेटिव है। इसके बाद में ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे। तो ये आपका पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर है। टाइप ऑफ द टेंस, टाइप ऑफ द यानी कितने प्रकार के टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। और प्रत्येक टेंस के ही 4 सेंटेंस आपको पढ़ने होंगे। तो ये आपका बिल्कुल फॉर्मली बैकग्राउंड पर है। अब इसके बाद 1 बाय 1 टेंस हमारे पास चलेगा। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, ठीक है, कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं आप सबके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपी में नोट करना है तो आप करिए इनको, ठीक है। ये इतना, ये पोजीशन क्लियर हो गई आपकी। अब इसके बाद में 1 बाय 1 टेंस, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अंडरस्टैंड? तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम प्रत्येक टेंस को। अब लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट टेंस, और इन प्रेजेंट टेंस वी विल स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टुडे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज होती है, और फिर एग्जाम में करेक्ट फॉर्म के रूप में इसको कैसे फिलअप किया जाता है, ये सारी चीजें आपको सीखते भी चलनी है ग्रामर के अंदर। ग्रामर में
टेंस का नॉलेज होना अलग चीज है, लेकिन उसका अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो पहले टेंस का नॉलेज हम लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। ठीक है भाई, चलो। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या हैं ये आपको सीखने हैं। ये तो 4 प्रकार के सेंटेंस आपके सामने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या हैं, कौन कौन सी वर्ब उसमें यूज होती है, ये आपको सीखना है। इसके बाद फिर उसको करेक्ट फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, टेंस के प्रकार के बारे में आपको पता चला होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा, अब तो ये तो केवल बैकग्राउंड था, इंट्रोडक्शन था टेंस का। अब स्टार्ट करते हैं, मेनली ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट में सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या हैं, कौन कौन सी वर्ब इसके अंदर काम आती है। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सी वर्ब इसमें काम आती है, कौन सी वर्ब का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, जैसे सबसे पहले होता है फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का फर्स्ट रूप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म यानी V1 जिसको बोलते हैं, आप शॉर्ट में बोल सकते हैं V1, V2, V3। अंडरस्टैंड? विक्रम, आवाज आ रही है? V1, दीपिका के पास आवाज आ रही है? दीपिका, यस और नो? आ रही है। तो V1, V2, V3 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। ये फर्स्ट पॉइंट है, सिंपल बात है, ज्यादा रूल्स आपको याद रखने नहीं है, सिंपल सिंपल जो हम लिख रहे हैं उनको समझते चलना है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अंडरस्टैंड? सेकंड रूल, रूल नंबर 2। अब इसमें ये ध्यान देना है, आपका सब्जेक्ट का नंबर कौन सा है। जब भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अंडरस्टैंड? एक वचन सिंगुलर मीन्स एक वचन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब की 5th फॉर्म नहीं होती है, लेकिन हम उसको जबरदस्त बना देते हैं बेटा। अभी 5th फॉर्म भी होती है, लेकिन 5th फॉर्म कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन जैसे 3 होती है, 4th भी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और 4th भी होती है जिसमें आईएनजी लगता है, और एक 5th फॉर्म होती है जिसमें एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ जाती है। तो जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। इंग्लिश ग्रामर में इस बात का ध्यान रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सिंगुलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें एस या ईएस को हम ऐड करते हैं टू कन्वर्ट द वर्ब इनटू सिंगुलर। किसी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उस वर्ब के साथ एस या ईएस का
यूज होता है। तो यहां हम जो सेकंड रूल रखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, विच टाइप ऑफ द वर्ब विल बी अप्लाइड। दिस इज ए गुड रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखना कि सेंटेंस में हमेशा वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अभी एग्जाम्पल भी आएंगे, सब आएंगे, अभी तो सुनो तो जाए तुम अब से ने। तो वर्ब की तो यहां देखिए कि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है आपका सब्जेक्ट, इफ द आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स सिंगुलर थर्ड पर्सन। देख कितने पर्सन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, 3 पर्सन होते हैं। देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू आर टू ऐड एस और ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का ऐड करना पड़ेगा उस वर्ब को। तो जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ता है उसको हम फिफ्थ फॉर्म का रूप दे देते हैं। जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जुड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, फिफ्थ फॉर्म बोल देते हैं उसको। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल आएंगे आगे अभी। तो एक तो ये रूल है, इसके बाद में रूल नंबर थर्ड, जब सेंटेंस को अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस और यस ऐड नहीं होता है। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और या फिर आई है, आई कौन सा पर्सन है ध्यान रखना, बताओ आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस और यस का ऐड नहीं होगा, केवल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टेलिंग यू ओनली अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर। यू आर टू ऐड एस और यस विद फर्स्ट फॉर्म when your subject is singular third person, not singular first person। I is कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ यहाँ एस और यस का यूज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। केवल अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इनके साथ में केवल वर्ब की ही फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ एस और यस नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। अंडरस्टैंड, ये आपको ध्यान रखिए। आगे बात समझ में। रूल नंबर 2 रिपीट कर दी, रूल नंबर 2 को हम रिपीट कर रहे हैं। सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही, सी, इट या एनी नेम ऑफ द पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ही, सी, इट या एनी नेम ऑफ पर्सन। या तो सब्जेक्ट आपका ही हो, शी हो, इट हो या किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है तो उसमें एस और यस जुड़ता है। ठीक है, थर्ड रूल में है सब्जेक्ट प्लूरल हो या आई हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस और यस का ऐड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने पूरी बात। ठीक है, आप चिंता न करें, पूरी बात मैं रिपीट कर रहा हूं बिल्कुल। मंजित चौधरी, आपका कमेंट, आई हैव गॉट योर कमेंट, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ हमें एस और ईएस ऐड करना है, और जब आपका सब्जेक्ट कोई प्लूरल नंबर हो और या फिर आई हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या ईएस का ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रूल आता है आपका फॉर। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ध्यान देना। जब सेंटेंस को हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे, उसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे,
तो ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो जब भी हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ये दो हेल्पिंग वर्ब है। आप ध्यान देना, यहां पर डू के साथ ईएस नहीं लगा है, डज के साथ ईएस लगा है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू आता है। ये मैं यहां लिख देता हूं आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स डज and the plural subject या प्लस आई ऑलवेज टेक्स हेल्पिंग वर्ब डू। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट या आई सब्जेक्ट होने पर डू का यूज होगा। जब सेंटेंस को हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये इनके रूल है बेटा, ठीक है। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए आप, चार प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं आपके पास, उन चारों प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लिखूंगा, चार स्ट्रक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। डू डज का यूज होने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसमें एस और यस का यूज नहीं होता है ना। जब आप ऐड करेंगे तो सर वी एड एस यस इन वर्ब टू मेक वर्ब प्लूरल, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। नंदिनी सिंह, आप समझिए, जब किसी वर्ब के साथ हम एस और यस ऐड करते हैं बेटा, तो वो वर्ब सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होती। बिना एस और ईएस वाली वर्ब प्लूरल होती। अब ये मान के चलो कि जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर, जैसे गो वर्ब है गो, और यहां हमने लिख दिया गोज, तो गो के साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, गो के साथ एस ईएस नहीं लगा है, तो ये वर्ब तो हमारी प्लूरल है, लेकिन जिसमें ईएस लग गया है ये वर्ब हमारी सिंगुलर हो गई। अंडरस्टैंड? सबके पास आगे बात? तो जो आपने प्रश्न पूछा है नंदनी, तो वो सिंगुलर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस ऐड करने का मतलब है वर्ब को सिंगुलर कर दिया। हम कह रहे हैं ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब होती है सिंगुलर, ठीक है। अब यहां पर अरविंद मिश्रा की आवाज आ रहा है, सर हैव यू सेड द फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज इन प्लूरल फ्रॉम, बट व्हाई कांट वी यूज विद आई सिंगुलर विद सिंगुलर विद आई सिंगुलर वर्ब? क्यों? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, द गुड रूल, यानी कि आई एम टेलिंग यू अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर। इस कैटेगरी में केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर जाएगा। फर्स्ट आई चूंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अंडरस्टैंड? आपका जो रूल है, आपका जो आंसर होगा इसका वो यही है कि ही के साथ क्यों ऐसा होता है, ही के साथ हम एस ईएस क्यों ऐड करते हैं, आई के साथ क्यों नहीं करते, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अंडरस्टैंड? आवाज आ रही सबके पास? ठीक है, विक्रम के पास आवाज, दीपिका के पास आवाज आ रही कि आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। दीपिका, आर यू लिसनिंग मी? यस। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ एस और यस नहीं लगेगा। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए ध्यान रखना। नहीं, आई कभी भी प्लूरल नहीं है, आई सिंगुलर है बेटा, आई हमेशा सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होने की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस नहीं लगता। बाकी नेक्स्ट टेंस में पढ़ेंगे तो आई को सिंगुलर माना जाएगा। यहां ऐसा रूल है अलग अलग। ओके, तो आपके पास समझ में आ रहा है सब? तो ये देखिए, तो हम जिस वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा वो वर्ब प्लूरल है, जिस वर्ब के साथ एस और यस ऐड हो जाता है वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। नाउन और वर्ब में उल्टा रिएक्शन है, अपोजिट है।
अगर आप किसी नाउन में एस और यस ऐड करेंगे तो नाउन विल बी प्लूरल, बट इफ यू ऐड एस और यस विद फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू सिंगुलर। ये ध्यान रखना, किसी वर्ब में एस जोड़ेंगे तो वो हो जाएगी सिंगुलर, अगर किसी नाउन में एस जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा प्लूरल। जैसे गर्ल है, गर्ल में एस जोड़ दो गर्ल्स हो जाएगा, तो एस जुड़ते ही वो लड़कियां हो गई, बॉय का बॉयज हो गया, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया। लेकिन वर्ब में एस जोड़ेंगे तो वर्ब सिंगुलर होता है, नाउन में एस जोड़ेंगे तो नाउन सिंगुलर हो जाता है। आगे बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है आपको, इसमें थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ेगा। तो वर्ब के साथ ध्यान रखना। अब यहां में 4 स्ट्रक्चर लिखते हैं आपके पास। अब इसके बाद में आपके पास 4 स्ट्रक्चर चलते हैं। सबसे पहले आएगा आपके जो फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस है आपका, वो आएगा सबसे पहले जो सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किया होगा, जब किसी से, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आएगा। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे, सिंपल। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में यू आर टू अप्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके साथ आपको एस या ईएस ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, एंड देन यू आर टू पुट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसी के दम पर हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आप कोई भी सेंटेंस कंपोज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ही वो स्टोरी की बुक लिखता है या वो स्टोरी लिखता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहां पर, अभी आपने कहा कि एग्जाम्पल दीजिए, तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जैसे ही राइट्स ए स्टोरी। अब ये ही आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन में राइट के साथ एस लगा दिया, राइट्स किया, राइट नहीं किया। ही राइट्स ए स्टोरी, वो कहानी लिखता है। अब इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहेंगे और प्रेजेंट सिंपल भी कहेंगे। वो स्टोरी लिखता है तो ही राइट्स ए स्टोरी। ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यानी सिंपल सेंटेंस। इसके बाद में सेंटेंस आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए आप। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये ऊपर लिखता हूं यहां पर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पहले आएगा, यू आर टू पुट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग। देखो बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। आगे समझ में? उसमें नोट, अकेला नोट कभी सेंटेंस में नहीं आता है। किसी भी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव करना है तो नेगेटिव करने के लिए उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए यहां पर बिल्कुल, अब यहां पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू, डज प्लस नॉट। ये देखिए डू डज के बाद ही नोट आएगा, अकेला नोट कभी सेंटेंस में नहीं आता है। और यहां पर अब इसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपको। और एक बात आप ध्यान रखना यहां पर, वो क्या है कि जब सेंटेंस में डू या डज का यूज हो जाता है तो डू डज का यूज होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस नहीं लगता। इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल, ये जो गौरव ने लिखा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज, डज के बाद हमेशा नोट आता है, नो कभी नहीं आता है।
गौरव आपने जो स्ट्रक्चर लिखा है इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नो प्लस नॉट, केवल नॉट आता है, नो कभी नहीं आता। ध्यान रखना, हमेशा डज के बाद नॉट ही आएगा, नो नहीं आता, क्योंकि नॉट में नो में डिफरेंस है। अभी आगे चलकर हम जब डिटरमिनर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। ठीक है, तो अभी आप यही पर चले, इतना आगे न बढ़े, मैं धीरे धीरे आपको बढ़ा रहा हूं आगे। आवाज तो आ रही सबके पास, सबके कमेंट्स बराबर मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में। एट व्हाट प्लेस इजीली, बिल्कुल एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर लिखो। सब्जेक्ट तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, तो ही राइट्स ए स्टोरी को हम नेगेटिव करेंगे सेंटेंस में, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? ही डज नॉट राइट ए लेटर। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको नेगेटिव करेंगे हम, तो नेगेटिव व्हाट विल बी द नेगेटिव? he does not write a स्टोरी। ये आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया, डज नॉट राइट है। अब डज का यूज होने के बाद हमने राइट में एस नहीं लगाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस जब आपका होगा इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में यू आर टू पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं तो फिर उसको हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले पुट करते हैं, तभी वो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कितने प्रकार के इंट्रोगेटिव है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके बाद में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक बोलेंगे, इंट्रोगेटिव। आपने बिल्कुल, अरविंद मिश्रा ने पूछा है कि एट व्हाट प्लेस इजीली टू फाइंड वेयर टू यूज एस और यस, कहाँ हमें एस और यस ऐड करना, ये भी बताऊंगा। अभी किस वर्ब के पीछे एस लगता है और किसके पीछे ईएस लगता है, ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम होती है। अब इसको क्लियर करेंगे, अभी आई विल क्लियर दिस पोजीशन। सब फर्स्ट यू आर टू अंडरस्टैंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना पड़ेगा? यू आर टू पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। तो डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको पुट करना होगा। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करने के लिए, जैसे इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव करेंगे, ही डज नॉट राइट ए लेटर, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? डज ही राइट, क्या होगा? डज ही राइट ए स्टोरी। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू का यूज हो जाएगा। जैसे वे कहानी लिखते हैं, अगर सब्जेक्ट ही की जगह में यहां पर दे करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? तो डू दे राइट ए स्टोरी। तो ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, आप पूरे इंटरेस्ट के साथ इसको समझते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका आई आ जाता है, जैसे आई मैं गाना गाता हूं, सेंटेंस आपके पास है मैं गाना गाता हूं, तो आई सिंग, आई सिंग ए सॉन्ग। तो ये आई के साथ एस नहीं लगाया हमने, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। लेकिन डज ही राइट लेटर आपने बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल आपका है ये। तो इसमें डीबी यादव ने सही लिखा है, डज ही राइट लेटर। यहां पर इसको हम करेंगे तो आई डू नॉट सिंग है, तो आई के साथ हमने एस लगा, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ ही हो, शी हो, कोई सिंगुलर नंबर हो तो सिंग्स हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है।
इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा आपका, दोनों आ जाएगा इसमें, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, आपको सबसे वही आपको हेल्पिंग वर्ब जो है पहले यहां सेट करना पड़ेगा, और इसके बाद में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, फिर यहां आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डज इज इटसेल्फ सिंगुलर, बिल्कुल है, डज सिंगुलर है, तो यहां पर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन यू आर टू पुट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, डज ही नॉट राइट ए स्टोरी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा डज ही नॉट राइट ए स्टोरी। तो ये हो गए आपके चारों सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि तुम कहानी क्यों लिखते हो, एक इंटरोगेटिव ये भी है जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तुम कहानी क्यों लिखते हो, ठीक है, कहानी क्यों लिखते हो, तो ये वाई से शुरू हो जाएगा। तो यहां पर किससे शुरू होगा, ये वाई से। ये वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है जो क्वेश्चन क्यों का मीनिंग समझता है। तो वाई, तो उसका क्या होगा, तुम कहानी क्यों लिखते हो, ये भी इंटरोगेटिव है। तो वाई डू यू राइट ए स्टोरी, बिल्कुल गौरव गुप्ता ने सही लिखा है। तो वाई डू यू राइट ए स्टोरी। तो आप समझ में आएगी चीज की, इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के हैं, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट्स विद एनी क्वेश्चन वर्ड। तो कोई सा भी इंट्रोगेटिव हो वो ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। तो दीपिका, विक्रम, बिल्कुल दर्शनी, गुप्ता, सबके पास आवाज आ रही है और सब इसको बदल दिया है, बिल्कुल। क्या नाम है, पूर्वी, बिल्कुल सही लिखा। डब्ल्यूएच वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो आपका या हेल्पिंग वर्ब से हो, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव, फर्स्ट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट्स विद एनी क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, रिफ्लेक्स आ रहा है कि इसमें जो, ठीक है। वैसे अब कोई दिख, तो ये तो चार प्रकार के सेंटेंस हो गए। अब देखिए बेटा एक चीज और इसमें समझे आप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स हुए हैं और चार स्ट्रक्चर हुए हैं, अंडरस्टैंड। ये सबको समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा तो अब मिलान कर ले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर फर्स्ट, कि फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सेकेंड रूल है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या एस का ऐड करते हैं। थर्ड रूल में है कि सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है या आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का ऐड नहीं करते। और इसमें जब सेंटेंस को हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होता है। और डू डज का यूज होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब दूसरी एक और प्रॉब्लम इसमें आती है। तो इसमें आपको ये देखना है कि हमें कहा, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, ये आपने सबने लिख लिया, यस, चलो ठीक है। इसके बाद में जो बात, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस लगाते हैं, तो अब हमारे सामने एक बात, ये दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें किस टाइप की वर्ब के साथ एस लगाना है और किस वर्ब के साथ हमें ईएस ऐड करना है। तो इसका भी एक रूल है, मैं आपको बताता हूं कि कहां पर आपको ईएस लगाना है और कहां आपको
ईएस लगाना है। एस और ईएस हम कहाँ पुट करेंगे, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको भी समझ लें कि कहाँ आपको ईएस ऐड करना है। ये छोटी सी बात है जो एग्जाम में बहुत गड़बड़ कर देती है और आपका वर्ब गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको मैं बता देता हूं अभी। इसका भी एक रूल है कि कहां पर वेर यू आर टू पुट ईएस और नॉट, कहां एस लगेगा कहां ईएस लगेगा। ये देखिए, ये समझिए यहां पर जो हमारी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हमें एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, ये देखना है। कहां हमें एस लगाना है कहां ईएस लगाना है, ये आपको समझना है। अब मैं बताता हूं आपको कि अगर आपकी जो वर्ब है, वर्ब के एंड में, ये जो वर्ब है, वर्ब का जो एंड होता है, जो लास्ट वर्ड होते हैं उसके अंदर, लास्ट जो लेटर होते हैं किसी वर्ब के अंदर, उनको देखना है। अगर आपकी वर्ब के एंड में एस आता हो, डबल एस आता हो, सी एच आता हो, ओ है, जेड है और एक्स है, इफ द वर्ब एंड्स विद एस, डबल एस, सी एच, ओ या जेड या एक्स, ठीक है, तो इनके इस प्रकार की वर्ब के साथ यू आपको जो है ई एस को ऐड करना है, बाकी रिमेनिंग के सबके साथ एस जोड़ना है। ये बिल्कुल यश का जवाब है। एस या एस का कैसे पता चलेगा ये मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। यहां पर आदित्य सन्याल के पास आवाज आ रही है। आदित्य, आर यू लिसनिंग मी? यस। तो जहां जिस वर्ब के एंड में किसी वर्ब का एंड एस में हो, डबल एस में हो, सी एच हो, ओ हो, जेड हो, एक्स हो, तो हम क्या ऐड करेंगे? ई एस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ब है रीच, रीच का एंड किससे हो रहा है? सी एच से, तो इसके पीछे क्या लगाएंगे? ई एस। तो ये तो प्लूरल है, अभी इसको सिंगुलर कर देंगे हम, तो क्या बनेगा इसका सिंगुलर? ये वाला बनेगा रिचेज। अंडरस्टैंड? सेम काइंड आपके पास गो है, गो, गो के पीछे भी क्या लगेगा? ईएस, गोज, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं लिख दूं ड्रिंक, अगर मैं यहां लिख दूं ड्रिंक, ये वाला ड्रिंक, ये ड्रिंक लिख दिया मैंने बेटा, क्या लिखा? ड्रिंक। अब ड्रिंक का एंड किससे हो रहा है? कैसे? इनमें से एस, डबल एस, सी एच, ओ, जेड, एक्स में से एंड नहीं है, एंड में क्या आ रहा है इसमें? के, तो इसके पीछे क्या लगेगा? एस। अब आप समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड ये चीज कि यहां एंड में के है, तो इसको सिंगुलर करने के लिए हमें एस लगाना पड़ेगा। आया समझ में? इस बात का ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड? कहां एस लगाना है, कहां ईएस लगाना है। नाउ हैव यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गई कहां एस पुट करना है, कहां ईएस पुट करना है। यहां इस कंडीशन में आपको ईएस लगाना है, और इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन वहां लॉन्च नहीं होती है, कोई दूसरी वर्ब आती इस प्रकार से, तो एस लगाना है। जैसे मान लीजिए सिंग है, सिंग, ये सिंग है, अब सिंग के पीछे क्या लगेगा? जरा कमेंट बॉक्स में देखिए, मैं मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहां इसको हम सिंगुलर करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? इसमें सिंग्स, एस लगाएंगे हम, सिंग्स। अब आपको समझ में आ गया होगा। दीपिका, समझ में आया बेटा कि कहां एस लगेगा कहां एस लगेगा? बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ जो मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें कंफ्यूज करते हैं। अभी जब एग्जांपल बताएंगे एग्जाम में कैसे आते हैं, अभी तो ये सी एच, तो ई एस और एस समझ में आ गया आपको, आ गया ना? इसके अलावा ये तो हो गया इसका रूल नंबर फर्स्ट। अब एक रूल और है, ये तो समझ में आ गया कि कहां एस लग गया, कहां ई एस लगाना है।
अब आपको समझ में आ चुका है कि कहां हम इस लगाएंगे, कहां हम एस लगाएंगे। इसके बाद में दूसरा पॉइंट, एक रूल इसमें और चलता है। एक रूल होता है कि अगर मान लीजिए किसी वर्ब के अंत में, इफ द वर्ब एंड्स वाई, अगर एंड में वाई आता है, ये देखिए किसी वर्ब के एंड में वाई हो, ये वर्ब है, किसी वर्ब के एंड में वाई हो और वाई से पहले अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट है, सी का मतलब कॉन्सोनेंट आप समझ गए होंगे। इफ द वर्ब एंड्स विद वाई, अगर किसी वर्ब के अंत में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर वाई को हटाकर हम आई ई एस ऐड करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, ये गुड रूल है। और दूसरा है, अगर वाई एंड में हो और वाई से पहले वॉविल हो, ए ई आई ओ यू, देयर आर 5 वॉविल्स इन अवर अल्फाबेट। अगर वाई से पहले वॉविल हो तो यहां हम वाई के बाद एस जोड़ते हैं, वाई के बाद एस जोड़ देते हैं। जैसे वर्ब आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं फ्लाई, ये फ्लाई वर्ब है, फ्लाई के एंड में वाई आ रहा है, तो फ्लाई का सिंगुलर करने के लिए हमें लिखेंगे फ्लाइज, तो वाई को आई में कन्वर्ट करेंगे और इसका सिंगुलर क्या होगा, FLIES, ये बनेगा फ्लाइज। तो फ्लाई का सिंगुलर फ्लाइज, तो वाई को आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर लगाएंगे उसमें ये। इसके बाद में नेक्स्ट, जैसे प्ले है, प्ले, अब प्ले के पीछे एंड में वाई है और वाई से पहले वॉविल है, ठीक है, आएगा समझ में। तो इसको क्या करेंगे, इसके पीछे सिर्फ वाई के बाद हम एस लगा देंगे, इसको सिंगुलर करने के लिए प्लेस करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आगे समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सी यानी वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम उसको सी का कुछ, अरे सी तो कॉन्सोनेंट है, ये बिल्कुल समीक्षा, आपने पूछा है कि सी प्लस वाई में सी क्या है, सी का मतलब कॉन्सोनेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा, सी का मतलब कॉन्सोनेंट और वी का मतलब वोवेल। हमारे पास जो 26 आपके पास जो अल्फाबेट है, उसमें ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 वोवेल्स, इनको हम वोवेल बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो 21 जो बचे हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो सी का मतलब कॉन्सोनेंट होता है, वी का मतलब वॉविल होता है। तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आई ई एस करके हम सिंगुलर करेंगे, और अगर वाई से पहले वॉविल हो, ठीक है, आगे बात समझ में, अंडरस्टैंड। तो ये चीज आप ध्यान रखें बेटा। तो ये प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आया, यस और नो? दिस इज द प्रेजेंट टेंस विद अलोंग विद 4 स्ट्रक्चर्स। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अप्लाई कैसे होता है करेक्ट फॉर्म के सेंस में? जब करेक्ट फॉर्म में हम एग्जाम में सीधा इसको यूज करेंगे, तो इन व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आई चीज मेरी? इधर सबके पास समीक्षा और अंशुमान के पास आवाज आ रही है? अंशुमान कहां पर है? अंशुमान के पास आवाज आ रही है, यस और नो? ठीक है सर। ओविल क्या होते हैं? ओविल का मतलब स्वर होते हैं जो सिलेबल बनाने में काम आते हैं। ये बड़ी आगे की बहुत डीप चीज है। अभी आप इंग्लिश के अल्फाबेट में 5 ओविल होते हैं, इन 5 ओविल को आप देखिए, ये मैंने लिख दिया आपको 5 ओविल यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप ध्यान रखनी है आपको। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके पास पूरा समझ में आया? अंडरस्टैंड, यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट समझ में आया? इसको आप लर्न करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किस प्रकार से एग्जाम में होता है एज ए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाउ टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट एज ए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया है तो प्लीज गिव मी कमेंट बॉक्स यस और नो। समझ में आया? यस, समझ में आ रहा है बेटा? यस। तो अब इसके बाद में क्या सीखना है आपको? हाउ टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट एज ए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको यह भी समझना होगा कि इसका करेक्ट फॉर्म में एग्जाम में कैसे यूज होता है। इन व्हाट कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी अप्लाइड। आपको करेक्ट फॉर्म सही सही कैसे लेना है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, एवरीथिंग इज ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द क्लास। एक बार इसको थोड़ा सा आप रिपीट करेंगे, फिर कल पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर कोई भी डाउट होता है तो हम उसको क्लियर करेंगे।